अ, आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले यूनिट 5 का 5.5 चल रहा था, मेंटेनेंस ऑफ स्कूल रिकॉर्ड, प्रोग्रेस रिपोर्ट, कम्युलेटिव रिकॉर्ड, केस हिस्ट्री और कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये हमारा यूनिट 5 पे है, जिस पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया था, या इसके पहले हम लोगों ने सीखा मेंटेनेंस ऑफ स्कूल रिकॉर्ड, मेंटेनेंस ऑफ स्कूल रिकॉर्ड, यानी स्कूल में अभिलेख होते हैं। चाहे वो आपका अटेंडेंस का रिकॉर्ड हो, या आपका एडमिशन का रिकॉर्ड हो, या आपके फीस का रिकॉर्ड हो, या विद्यालय के और भी किसी प्रगति का रिकॉर्ड हो, या ऑफिशियल रिकॉर्ड हो, या एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड हो, या कुछ कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड भी होता है। तो किस तरह से हम लोग रिकॉर्ड तैयार करेंगे, उस रिकॉर्ड तैयार करने के बारे में जाना। अब क्यों रिकॉर्ड को रिटेन में हम लोग करके रखते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर कभी हमें डेटा की जरूरत पड़ती है, तो पता चलता है कि अगर हमारे पास वो लिखित में रिकॉर्ड नहीं होता है तो वो चीज मेमोरी में कभी किसी को इतना सारी चीजें याददाश्त में नहीं रहती हैं। तो बजटिंग वगैरह बनाने में या बाद में उस रिकॉर्ड की अगर जरूरत होती है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं रिकॉर्ड को लिखितबद्ध तरीके से, साफ सुथरा, सुरक्षित तरीके से लिख करके उसको हम लोग अभिलेखों के रूप में रखते हैं, क्योंकि वो अभिलेख कहीं ना कहीं आगे समय बीतने के बाद वो हमारे काम आते हैं इन फ्यूचर में। इसलिए रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। तो हम लोगों ने अलग अलग प्रकार के यानी टाइप्स पढ़े थे कि रिकॉर्ड्स में किस किस तरह से रिकॉर्ड हो सकते हैं। और इसके बाद जब बात आती है मेंटेनेंस की, घर पे आप वस्तुएं तो बहुत सारी खरीद के लेकर के आ जाते हैं, लेकिन क्या पूरे घर भर में वस्तुओं को आप लोग बिखेर के रखते हैं, कि प्रॉपर कहीं ना कहीं उन वस्तुओं को जो बाहर से मार्केट से आप लोग परचेज करके लेकर के आते हैं, चाहे वो खाने की वस्तुएं हों, पहनने की वस्तुएं हों, या दैनिक जीवन से रिलेटेड जो भी उपयोगी वस्तुएं हैं आपके जीवन में काम आती हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट से ले करके आते हैं, तो क्या पूरे रूम भर में या पूरे मकान भर में आप लोग उनको फैला के रखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। हर एक वस्तु का प्रॉपर स्थान होता है, और प्रॉपर स्थान पे ही जब आप उसको संजो के या अरेंज करके व्यवस्थित तरीके से रखते हैं, तभी आप समय उस वस्तु को ठीक समय पे आपको मिल पाएगी। मान लो जो किचन की सामग्रियां हैं, उनको आप किचन रूम में अरेंजमेंट करके रखते हैं। अगर कोई चीज स्टोर रूम से रिलेटेड है जो डेली नहीं यूज हो रही है, उसको आप स्टोर रूम के अंतर्गत रखते हैं। कुछ वॉशरूम से रिलेटेड हैं या बाथरूम से रिलेटेड हैं, उनको आप बाथरूम पे जा करके रखते हैं। तो इस तरह से कुछ चीजें पार्किंग से रिलेटेड होंगी, उनको पार्किंग में रखेंगे। कुछ चीज गार्डन से रिलेटेड होंगी तो उनको गार्डन पे रखेंगे। कुछ चीजें आपके स्टडी रूम से रिलेटेड होंगी तो उनको स्टडी रूम पे रखेंगे। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो हमारे बेडरूम से रिलेटेड होती हैं, उनको बेडरूम पे रखेंगे। कुछ चीजें पूजा स्थल से रिलेटेड होती हैं तो उनको पूजा स्थल पे रखेंगे। तो ऐसे करके अलग अलग प्रकार से कहीं ना कहीं उपयोगिता की दृष्टि से आप लोग उन चीजों का प्रॉपर कहीं ना कहीं स्थान डिसाइड करके रखते हैं, और उसी स्थान पे ही उन वस्तुओं को कहीं ना कहीं आप संजो करके रखते हैं। तभी वह वस्तु आपको सही समय पे अब पता चले। पूजा की सामग्री को उठा करके आप किचन पे रख देंगे, तो जब पूजा के समय आपको जरूरत पड़ेगी, चंदन चाहिए, हवन चाहिए, अगरबत्ती चाहिए, पूजा की थाली चाहिए, लोटा चाहिए, तो वो चीजें अगर आपने पूजा स्थल पे प्रॉपर प्लेस पे नहीं रख रखा है, तो आपको हरगिज कभी समय पे वो चीजें नहीं मिलेंगी। बहुत बार होता भी यही है कि घरों में कुछ व्यक्तियों का जिनका रख रखाव ठीक नहीं होता है, तो आप बोलते हैं कि नहीं, इस जगह मैंने अपना ये सामान रखा था, और जबकि आपने उस जगह पे उसको रखा ही नहीं है। और दूसरे व्यक्ति पे कहीं ना कहीं आप अपना माथा गर्म करते हैं कि किसने उठा के यहाँ से यहाँ रख दिया, मैंने इसको यहाँ पे रखा था, मुझको मिल नहीं रहा, मुझको लेट हो रहा है, मुझे स्कूल निकलना है या शादी में जाना है, और यहीं पे मैंने अपनी इस सामग्री को रखा था, या पर्स को रखा था, या शूज को रखा था, या टाई को रखा था, बेल्ट को रखा था, और वो प्रॉपर समय पे आपको एग्जैक्ट टाइम पे नहीं मिल रहा।
तो जब तक आपका मेंटेनेंस सही नहीं होगा, रख रखाव सही नहीं होगा, तब तक कभी भी टाइम पे आपको वह वस्तु नहीं मिल सकती है। इसलिए जितना हमारे लिए किसी भी रिकॉर्ड को, अभिलेख को तैयार करना महत्वपूर्ण होता है, उतना ही ज्यादा कहीं ना कहीं उस वस्तु का या उस अभिलेख का रख रखाव भी होना चाहिए। हमने ये भी बताया था कि विद्यालय में आप लोग जाते हैं और बहुत सारे बाबुओं की जो क्लर्क होते हैं ऑफिस पे, उनकी आप लोग रैक खोलते, बंद करते हुए कोई कागज आप मांगते हैं या कोई रिकॉर्ड मांगते हैं, तो बहुत बार वो अपने रैक को खोलते हैं, रैक से फाइल निकालते हैं और फाइल निकाल के आपसे रिलेटेड जो भी पेपर्स होता है वो आपको हैंड ओवर कर देते हैं और मुश्किल से 1-2 मिनट के अंदर आपको वो दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका रख रखाव कि किस तरह से, और किसी किसी को आप देखते होंगे कि घंटों लग जाता है, वो पेपर ही नहीं सर्च कर पाता। अर्थात कहीं ना कहीं उनका जो मेंटेनेंस है, रख रखाव है, वो प्रॉपर सही नहीं है। तो आपने एकेडमिक रिकॉर्ड के बारे में भी जान लिया और ये चीजें सही, सारी चीजें क्यों बताई जा रही है उसके पहले भी मैंने आपको बताया कि 4 यूनिट तक अलग अलग प्रकार से आप लोगों ने एजुकेशन के बारे में जाना कि एजुकेशन क्या होती है, किस तरह से होती है, और लेवल एंड अवेलेबिलिटी आप क्या है एजुकेशन, नॉर्मल, स्पेशल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, साथ साथ एजेंसियां एजुकेशन की, और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों ने, एक्ट, एजेंसीज, इन सारी चीजों को आप लोगों ने सीखा। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपको ये मैनेजमेंट पढ़ाया जा रहा है। तो मैंने बताया कि जब शुरुआत में आपकी कहीं पे ज्वाइनिंग होती है तो शुरुआत में आप असिस्टेंट्स टीचर्स के रूप में ज्वाइनिंग होती है, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, 1-2 साल 3 साल आप काम कर लेते हैं, प्लस क्वालिफिकेशन अगर आपकी होती है, तो कहीं ना कहीं आपका प्रमोशन हो जाता है। और जब प्रमोशन हो जाता है तो उस टाइम पे आपके ऊपर इन सभी उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। जिस तरह से शुरुआत में कहीं ना कहीं बहू आती है और बहू के बाद कुछ दिन के बाद 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद, 25 साल के बाद वो भी कहीं ना कहीं सास का दर्जा उसको मिल जाता है, अर्थात एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। तो टाइम, मैच्योरिटी, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं आपके उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही, जिम्मेदारियां, ये सारी चीजें बढ़ती हैं। जब बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं उन कामों को आपको संभालना पड़ेगा, उन जिम्मेदारियों को खुद से हैंडल करना पड़ेगा। और हैंडल तब करेंगे जब उन कामों के बारे में आपको एक्सपीरियंस होगा। इसलिए ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके सिलेबस पे डाली गई हैं। प्रबंधन, तो मेंटेनेंस हो गया, स्कूल रिकॉर्ड्स हो गया। अब बात आती है प्रोग्रेस रिपोर्ट की। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होता है, आज हम लोग प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे। जिस तरह से बच्चा या कोई भी स्टूडेंट साल भर स्कूल में अध्ययन करता है और अध्ययन करने के बाद जब उसका पेपर, परीक्षा, प्रैक्टिकल, वाइवा हो जाता है, तो लास्ट में कहीं ना कहीं आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट, अर्थात आपका प्रगति पत्र, जिसको हम लोग एक तरह से अंक पत्र कहते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको मिलता है। तो उस प्रोग्रेस रिपोर्ट में जो भी उस एकेडमिक ईयर के अंतर्गत विद्यार्थी ओवरऑल सीखता है, ओवरऑल उसका परफॉर्मेंस रहता है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं उसके प्रगति रिपोर्ट पर लिखी जाती है। डेली का देखिए तो डायरी बनता है, डेली की प्रगति रिपोर्ट कहीं ना कहीं डायरी पे लिखी जाती है कि उस बच्चे का एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, दूसरे लोगों के साथ उसका वार्तालाप, कम्युनिकेशन कैसा है, मेल मिलाप कैसा है, बातचीत करने का तरीका कैसा है, कोऑपरेशन कैसा है। इन सारी चीजों को, सारे व्यवहारों को कहीं ना कहीं डेली की प्रगति रिपोर्ट डायरी पे लिखा जाता है। और इसके बाद उसका जब ओवरऑल इवाल्युएशन होता है तो लास्ट में वही सारी चीजें उसके प्रगति रिपोर्ट पर लिखी जाती है। यहाँ तक कि उसका आचरण भी लिखा जाता है कि नेचर कैसा है बच्चे का,
नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, ये सारी चीजें ओवरऑल परफॉर्मेंस के साथ कहीं ना कहीं प्रगति रिपोर्ट पर लिखी जाती है। तो ये आपका प्रगति रिपोर्ट होता है। प्रगति रिपोर्ट भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक रिपोर्ट कार्ड नहीं होगा, उसी रिपोर्ट कार्ड के आधार पे ही नेक्स्ट क्लास के लिए जो भी फ्यूचर प्लानिंग की जाती है, तो वो कहीं ना कहीं प्रगति रिपोर्ट के आधार पे ही फ्यूचर प्लानिंग की जाती है। पता चलता है कि अगर बहुत अच्छे मार्क्स आए, आप पढ़ाई में ठीक हैं, ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, उसी स्तर से ही पता चलता है कि साइंस स्ट्रीम पे जाना है, मेडिकल स्ट्रीम पे जाना है, आपको इंजीनियरिंग स्ट्रीम पे जाना है, और पता चलता है कि आपकी प्रगति रिपोर्ट ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस आपका अच्छा नहीं है, तो पता चलता है आर्ट ग्रुप से बीए कर लें, बैचलर ऑफ आर्ट कर लें, या कॉमर्स से पढ़ाई कर लें, या और जो मतलब थोड़ा सा सस्ती सरल कम एफर्ट पे जो चीजें हम लोग कहीं ना कहीं डिग्री या डिप्लोमा ले सकते हैं, उस इस तरह से उस स्तर के कोर्सों में कहीं ना कहीं हम लोग दाखिला लेने का प्रयास करते हैं। तो जब तक हमारे पास प्रगति रिपोर्ट नहीं होगी, क्योंकि प्रगति रिपोर्ट में ओवरऑल बच्चे का इवाल्युएशन किया जाता है, और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस निकल के आता है उसी को कहीं ना कहीं प्रगति रिपोर्ट पे नोट डाउन किया जाता है, और उसी प्रगति रिपोर्ट के आधार पे ही बच्चे का फ्यूचर प्लानिंग की जाती है। तो ये हमारा प्रगति रिपोर्ट होता है। अब प्रगति रिपोर्ट के साथ साथ बात आती है इसमें केस केस हिस्ट्री की। केस हिस्ट्री क्या होता है? केस हिस्ट्री होता है व्यक्ति साइकोलॉजिकल मेथड्स होता है, कहीं ना कहीं बच्चे की व्यक्तिगत जानकारियों के बारे में पता करने के लिए, और मोस्टली जो केस हिस्ट्री मेथड्स का उपयोग किया जाता है, तो सामान्य बच्चों के लिए केस हिस्ट्री मेथड्स का उपयोग बहुत कम किया जाता है। जो बच्चे पिछड़े बच्चे होते हैं, या कुष्मायोजित बच्चे होते हैं, मानसिक मंद बच्चे होते हैं, डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, या तो फिर बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, या कुछ गॉड गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, या कुछ ऐसे विलक्षण वाले जिनमें सामान्य से अलग हट करके कुछ करेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं हमें नजर आती हैं, दिखती हैं, ऐसे बच्चों के लिए उनके बारे में डीप नॉलेज या डीप जानकारी का पता करने के लिए कहीं ना कहीं हम लोग केस हिस्ट्री मेथड्स का उपयोग करते हैं। केस हिस्ट्री मेथड्स के अंतर्गत कहीं ना कहीं उस बहुत बार लोगों में कंफ्यूजन होता है कि केस हिस्ट्री का मतलब होता है इंडिविजुअल, किसी एक व्यक्ति के बारे में जानकारी करना, बल्कि ये नहीं होता है। केस हिस्ट्री का मतलब होता है इकाई परीक्षण, इकाई परीक्षण या व्यक्ति इतिहास विधि भी इसको कहते हैं, इकाई परीक्षण भी कहते हैं, व्यक्ति इतिहास विधि भी कहते हैं। लेकिन कहीं पे भी अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपसे ये पूछा जाता है और ऑप्शन में उसमें किसी एक व्यक्ति के बारे में अध्ययन करने को आता है, तो ये एक व्यक्ति के बारे में अध्ययन करने को नहीं आता है। जनरली बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ते रहते हैं, समझते रहते हैं और सुनते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल उसका जो रियल कॉन्सेप्ट होता है वो चीज हमें है। एक समुदाय के बारे में हो सकता है, 4 6 10 लोगों के बारे में हो सकता है। हाँ, ये रियलिटी है कि जिस जगह आपको विस्तृत अध्ययन के बारे में चर्चा मिले, कि किसी भी इकाई के बारे में जब हम लोग विस्तृत अध्ययन करते हैं, डीप अध्ययन करते हैं, उसे हम केस हिस्ट्री मेथड्स कहते हैं। और मोस्टली मैंने बताया कि यह
पिछड़े बालकों के लिए, और जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, मानसिक मंद बच्चे होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, या सामान्य बच्चों से अलग हट करके जिनमें कुछ विशेषताएं होती हैं, उनके कारणों का पता लगाने के लिए कहीं ना कहीं हम लोग केस हिस्ट्री मेथड्स का उपयोग करते हैं। कारणों का पता करते हैं कि अगर दिव्यांगता आई तो क्यों आई, आखिर क्या रीजन है। इसके लिए उस व्यक्ति से रिलेटेड जब हम लोग डीप नॉलेज करते हैं, ये जानने के लिए कि इसमें किस कारण से माना कि कोई बच्चा जैसे अपराधी प्रवृत्ति वाले बच्चे होते हैं, साइकोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्राइम टाइप 18 साल, 15 साल, 12 साल, 14 साल की अवस्था में बहुत बार करके उनके पैर बहक जाते हैं और उल्टे सीधे काम करने लगते हैं। चोरी है, डकैती है, साथ साथ आतंकवाद है, लूटपाट है। ऐसी गतिविधियों में जब प्रतिभाग करते हैं तो किस कारण से बच्चे में ऐसी प्रवृत्तियां आई, या किसके कारण उसने इस तरह के रास्तों का चुनाव किया, इन चीजों की जब हम डिटेल जानकारी, कारणों का पता करते हैं, तो वह हमारी केस हिस्ट्री मेथड्स होती है। जैसे कि इसी में इवैल्यूएशन में मैंने शायद आप लोगों को बताया था कि एक आपका होता है डायग्नोसिस और दूसरा होता है आपका रिमीडियल। डायग्नोसिस को हम लोग क्या कहते हैं, चिकित्सीय, और रिमीडियल आपका उपचारात्मक होता है। रिमीडियल टीचिंग के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो रिमीडियल टीचिंग जो होती है ये भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए होती है कहीं ना कहीं। तो केस हिस्ट्री में यहाँ पे जैसे आप लोगों को ये बताया होगा कि जैसे कि जब आप केस हिस्ट्री, किसी बच्चे की केस हिस्ट्री का फॉर्म फिलअप करते हैं, तो उसमें जो डिसेबिलिटी के काजेज देखे जाते हैं, जन्म के पहले के कारण, जन्म के समय के कारण और जन्म के बाद के कारण। तो केस हिस्ट्री के फॉर्म पे व्यक्तिगत आप उस बच्चे का नाम लिखते हैं, डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, सेक्स लिखते हैं, मेल फीमेल, एज लिखते हैं, माता पिता का नाम लिखते हैं, उसका एड्रेस लिखते हैं, उसकी डिसेबिलिटी लिखते हैं, क्लास लिखते हैं। इसके बाद फिर कहीं ना कहीं आप उसके बारे में व्यक्तिगत डिटेल से डीप जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। बच्चा अगर छोटा रहता है तो मोस्टली जो केस हिस्ट्री ली जाती है, या केस हिस्ट्री का जो फॉर्मेट फिलअप किया जाता है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स से उस बच्चे के बारे में या उसके फैमिली मेंबर से उस बच्चे के बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का प्रयास करते हैं, और उस इंफॉर्मेशन को पेरेंट्स से ले करके या फैमिली मेंबर से ले करके अपने केस हिस्ट्री के फॉर्म पे फिल करने का प्रयास करते हैं। कॉलेज में जैसे आपको बताया गया कि आप ये पूरा केस हिस्ट्री के थ्रू कहीं ना कहीं उस बच्चे में जो दिव्यांगता आई है, तो दिव्यांगता के आने के कारणों का आप एक तरह से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या बच्चे में बीच से ऐसी कोई दिव्यांगता है, या पैदाइशी दिव्यांगता है, या जन्म होने के पहले की दिव्यांगता है, या नॉर्मल बच्चा हुआ था, जन्म होने के टाइम पे ऐसी किसी भी प्रकार की कोई दिव्यांगता नहीं थी, बच्चा पूरी तरह से सामान्य था, बाद में ये दिव्यांगता आई है, तो क्या सिर्फ बच्चे में ही है, या बच्चे से रिलेटेड उसके माता पिता में, यहाँ तक कि नाना नानी में भी, या दादा दादी में, या और फैमिली मेंबर्स में भी क्या कोई दिव्यांग है, या कब से वो दिव्यांग है। तो इन सारी चीजों का कहीं ना कहीं हम लोग व्यक्तिगत इतिहास विधि के माध्यम से जानकारी पता करते हैं। तो जन्म के कुछ कारण ऐसे होते हैं जो जन्म के पहले के होते हैं, फिर कुछ ऐसे काजेज होते हैं जो जन्म के समय के होते हैं, और कुछ ऐसे काजेज होते हैं जो जन्म के बाद के होते हैं।
तो जन्म के पहले के कारण में बहुत बार पेरेंट्स में अगर इस तरह की कहीं ना कहीं समस्याएं हैं, तो बच्चे में वो समस्याएं देखने को मिलती हैं। क्योंकि जेनेटिकता कहीं ना कहीं इस बात के लिए अ, पुष्टि करती है कि माता पिता के लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में पहुंचते हैं। साथ साथ उस टाइम पे ये देखा जाता है कि माता पिता क्या स्वस्थ थे, उन दोनों की एज ठीक ठाक थी, पहले से किसी को कोई दिव्यांगता तो नहीं थी, माँ ने बहुत बार एक्सरे तो नहीं करवाया, एवार्सन तो नहीं करवाया, विदाउट डॉक्टर्स के ऐसे किसी मेडिसिन का तो नहीं यूज किया, या एल्कोहल वगैरह का तो नहीं यूज किया। ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बच्चे में दिव्यांगता हो सकती है। साथ साथ जन्म के समय पे भी बहुत सारी चीजों को कहीं ना कहीं ख्याल रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है। अगर उन चीजों का प्रॉपर ख्याल और ध्यान नहीं रखा गया है, तब भी कहीं ना कहीं बच्चे में दिव्यांगता होने के चांसेस रहते हैं। जैसे जन्म बच्चे का अस्पताल में हुआ है, डॉक्टर्स के देखरेख में प्रसव हुआ है, प्रसव में बहुत लंबा समय तक तो नहीं लगा है कि जैसे 2 से 3 घंटा 4 घंटा, या बहुत बार बच्चा फंस जाता है जन्म के समय, या नाक ही नाल कहीं ना कहीं बच्चे के गले में फंस जाती है, या ऑक्सीजन की कमी से बच्चा नीला या पीला पड़ जाता है। जन्म के समय बच्चे को रोना चाहिए तो क्या वो रोया है या नहीं रोया है, बच्चे का निर्धारित वेट था या कहीं ना कहीं अंडर वेट था, यानी जो एक्चुअल वेट बच्चे का जन्म के समय 3 से 3.5 किलो तक, और अगर बहुत हेल्दी बच्चा है, माता भी हेल्दी रही है, तो यहाँ तक कि 4 से 4.5 किलो तक बच्चे का वेट जाता है, लेकिन मिनिमम है 3 से 3.5 किलो तक जाना चाहिए। अगर इतने से कम है तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि बच्चा अंडर वेट है, बच्चे का वेट कम है। तो इस तरह से बहुत बार समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगर इन सारी चीजों का अवेयरनेस के साथ ख्याल रखा जाए, ध्यान दिया जाए, तो हम लोग दिव्यांगता से बच सकते हैं। और यही सारे दिव्यांगता के कारणों का पता लगाने के लिए इन सब चीजों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। और जन्म के बाद की जब बात आती है, तो कहीं ना कहीं उसमें वातावरण और जेनेटिकता दोनों शामिल होते हैं कि बच्चे की प्रॉपर परवरिश किस तरह से हो रही है, उसकी देख रेख किस तरह से हो रही है, उसका पालन और पोषण किस तरह से हो रहा है, नेचर एंड नर्चर, जिसको हम लोग प्रकृति और पोषण कहते हैं। यानी बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट पे उसके प्रकृति का भी बहुत बड़ा रोल होता है। प्रकृति में आपका इन्वायरमेंट आ जाता है, और नर्चर उसका पोषण होता है। यानी सिर्फ अगर प्रकृति ही सब कुछ हो, सोचें कि प्रकृति के द्वारा ही सारी चीजें सब कुछ संभव हो जाए, उसको पोषण ना मिले, न्यूट्रिशन ना मिले, तो इट इज नॉट पॉसिबल। यह भी संभव नहीं है कि बगैर पोषण के ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो जाए। किसी भी बीज को आप ले करके बहुत अच्छी मिट्टी पे अगर आप उसको बो करके आ जाओ, या उसको इन्वायरमेंट ठीक मिल रहा है, लेकिन अगर उस मिट्टी पे दम नहीं है, पोषण सही साथ नहीं मिल रहा है, हवा मिलनी चाहिए, नमी मिलनी चाहिए, साथ साथ जो खादें वगैरह होते हैं उस मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व विद्यमान होना चाहिए बीज के लिए, अगर वो सारी चीजें नहीं है, तो कहीं ना कहीं पेड़ में उस इस तरह का ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होगा। आप अपने खान पीन में क्यों हमेशा संतुलित भोजन खाने का प्रयास करते हैं या लेने का प्रयास करते हैं? इसीलिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा हेल्दी रह सके। फ्रूट को भी शामिल करते हैं, कहीं ना कहीं ताजे फलों को शामिल करते हैं, ड्राई फ्रूट्स को शामिल करते हैं, मिल्क को शामिल करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, दाल, हरी सब्जियां, पत्ते वाली सब्जियां, सारी चीजों को साथ साथ एक्सरसाइज, ताकि आप बराबर स्वस्थ रह सकें। तो प्रकृति के साथ साथ पोषण भी मायने रखता है कि किस तरह से उस बच्चे की परवरिश की जा रही है, देखरेख किया जा रहा है, साथ साथ उसको पोषण मिल रहा है। तो इस तरह से जब किसी बच्चे के बारे में ओवरऑल जब हम
डिटेल से कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन उस बच्चे में जो हमें कमियां नजर आ रही हैं उन कमियों का पता लगाने के लिए जब हम लोग डिटेल अध्ययन करते हैं तो इसे हम केस हिस्ट्री मेथड्स कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये केस हिस्ट्री मेथड्स समझ में आ गया होगा। और सिर्फ अब आप लोगों का एक ही पॉइंट इस यूनिट के सब पॉइंट के अंदर बच रहा है, जो कंप्रेहेंसिव कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन है, जिसे हम लोग CCE के नाम से जानते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। यहाँ के लिए भी आप लोगों को ये CCE काफी इम्पोर्टेंट है,